हेलो स्टूडेंट्स, हमारे स्टडी चैनल मार्क्स प्लस। मेरे बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं कैप्सूल का साइंस के चैप्टर नंबर 5, तत्वों के आवर्त। आज हम देखें मोस्ट इम्पोर्टेंट अप्रॉक्स 40 आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन, ऑड क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। ऑड क्वेश्चन के हाई ऑर्डर के एंड ये जो है आपको कल को, ठीक है। तो जाकर जो है ये 40 अप्रोक्स क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं। वह जो है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, गुड एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जो है एकदम गौर से देखिए और जो भी चीज़ें आज तक आप पढ़े हैं जो का यूज़ करते हुए आप जो है सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि मेरे जवाब बताने से पहले आपको सॉल्व करके होप कि आप रेडी हैं। शुरू किया जाए। इसके लिए हम चाहेंगे कि टाइमर ले लिया। अप्रॉक्स 42 करने के लिए हमें 25 मिनट्स की रिक्वायरमेंट पूरी तरह से तैयार हैं। अब कुछ हमारे पास ऐसा नहीं है, जानते हैं अब हमारे सेशन का इंड टाइम जो है एकदम तक आप सभी पूरे ढंग से तैयार हैं या नहीं है, चेकअप भी करना है और इनको ध्यान में भी रखना है। तो इसके लिए हम लगाते हैं टाइमर। तो आइए अब हम शुरू करते हैं को सॉल्व कर। कह रहा है कि अभी तक के ज्ञात तत्वों की संख्या क्या है। तो बच्चों, ज्ञात तत्वों की संख्या अभी देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल आप उठाकर देख लो। 118 को एलिमेंट्स जो हैं अभी तक खोजे जा चुके हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। 118 तत्व अभी तक ज्ञात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन टाइमर को शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न कौन सा समूह डोबे राइनर ट्रिक है। डोबे राइनर ट्रिक निम्न में से कौन सा समूह है। ठीक है, तो डोबे राइनर ट्रिक बता दूं कि ये वो, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि क्या दिया ऑप्शन में, MGACASRB है ना। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। क्यों है इसको समझिएगा। देखिए, कहता है क्या कि डोबेराइनर ट्रिक जो होता है, जैसे कि मैंने इसका जवाब बताया आपको क्या कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर SR। और तो डोबेराइनर ट्रिक बनता कब है, तो देखिएगा कहता है कि ये दो किनारे वाले जो तत्व होते हैं द्रव्यमान होते हैं। द्रव्यमान जो है लगभग 40.1 होता है और इसका द्रव्यमान जो है लगभग 137.3 होता है। ठीक है, तो डोबेराइनर त्रिक जब बनेगा जब दो किनारे के तत्वों का मतलब कि माध्य कहें तो, क्या कहें तो इसका औसत जो है बीच वाले तत्व का द्रव्यमान होना चाहिए। तब जाके जो है हम कह सकते हैं कि डोबेराइनर त्रिक बनाएगा, अन्यथा यह डोबेराइनर त्रिक नहीं। देखेंगे जरा हम यहाँ पे अगर हम करते हैं 40.1 प्लस 137.3 बाई 2, इसका औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो जब इसका औसत निकलता है तो वो हो जाता है हमारा अप्रोक्स 87.6, यही होगा हमारा एवरेज इसका। ठीक है, तो अगर किसी दो किनारे वाले तत्वों का अगर औसत निकाला जाए और उतना जो है द्रव्यमान हो बीच वाले तत्व का, अगर ऐसा संबंध बनता है तो हम कहते हैं कि है डोबेराइनर त्रिक में है। ठीक है, डोबेराइनर त्रिक का एक दो एग्जांपल बता देते हैं आपको। जैसे कि आप ले लो एग्जांपल में LiNa
और आपका हो जाता है यानी पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम के द्रव्यमान का अगर हम बात करें तो लिथियम का द्रव्यमान होता है 6.9 और पोटेशियम का द्रव्यमान होता है 39.0। ठीक है। अब अगर हम इसका बात करें, सोडियम का बात करें, तो सोडियम का द्रव्यमान लगभग सबको पता है, क्या होगा भाई, तो ये होगा 23.0 यानी कि 23। ठीक है। आप इन दोनों का औसत निकाल लो। ठीक है। 6.9 प्लस 39.0 का आप औसत निकाल लो। ठीक है। आप औसत निकालोगे तो लगभग में आपका आंसर कितना आ जाएगा। तो इस तरह से जो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का भी जो है संबंध जो है अगर एक साथ में आता है तो ये डोबेराइनर का निर्माण करेगा। होप कि आप इसको समझ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है कि सबसे पहले प्लेटिनम का उत्प्रेरक के रूप सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन था। तो पहचानने वाला कौन था, तो वो थे हमारे डोबे राइनर। कौन था भाई, तो डोबे राइनर। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डोबे राइनर, जो इन्होंने प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले पहचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी। तो ये जो था, ये मुख्य कमी ये थी, आप किताबों को पढ़ोगे तो पता लगेगा, यह केवल जो है ना हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाता था, जबकि जो है आगे इससे अधिक द्रव्यमान के जब तत्व आते थे तो उनके लिए ये लागू नहीं हो पाता था। यही कारण था न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांत। ये जो है इनका सिद्धांत जो है मतलब कि ढंग से लागू ना हो सका और उसको हम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य स्रोत निम्न में से किसको मिला, है ना। कह रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण के मुख्य स्रोत निम्न में से किसको मिला, है ना। तो इसका जो है मुख्य स्रोत जो है वह मेंडलीफ को मिला था। किसको मिला था भाई, तो वह जो है मेंडलीफ को मिला था, जो कि ये जो है तत्वों के वर्गीकरण का एक अच्छा स्रोत के द्वारा दिया गया था। तो वो हो जाएगा हमारा आंसर क्या, मेंडलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा तत्व मेंडलीफ के समय ज्ञात नहीं था। तो देखो बच्चों, मेंडलीफ के समय जो है इसमें जो है मैं बता दूं तो जैसे जो है आपको गैलियम का जो है खोज के समय तक नहीं हुआ था। यही नहीं, गैलियम के साथ साथ गैलियम, है ना, उसके बाद आपको एस्केंडियम, एस्केंडियम, स्कैंडियम और एक था आपका जिसको हम बोलते हैं जर्मेनियम। क्या बोलते हैं, जर्मेनियम। इन तीनों तत्वों का खोज जो है, ये तत्वों का खोज जो है मेंडलीफ के समय से पहले ज्ञात नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह में मेंडलीफ के समय निम्न में से कौन सा समूह मेंडली के समय ज्ञात नहीं था। मेंडलीफ के समय जो है वह उत्कृष्ट गैसों का जो समूह होता है, उत्कृष्ट गैसों का जो समूह होता है वह जो है ज्ञात नहीं था। उत्कृष्ट गैस यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। निम्न में से किस तत्व के लिए मेंडलीफ ने सारणी में खाली स्थान छोड़ा था। तो वो था, मेंडलीफ ने खाली स्थान छोड़ा था, वो छोड़े थे जो अभी हमने पीछे आपको बताया, अभी हमने यहाँ पे पीछे आपको बताया ये वाली बात। इसके लिए जो है उन्होंने जगह खाली छोड़ा था। तो इसमें जो है एकमात्र आता है 29 जर्मेनियम। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है। तो हाइड्रोजन समूह का सदस्य कौन है, तो जानने के लिए पहले हमें जानना होगा कि हाइड्रोजन समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं। देखिएगा, वह आता है हमारा सबसे पहले फ्लोरीन, उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन, उसके बाद आता है आयोडीन, उसके बाद आता है एस्टेटाइन। वैसे बेसिकली आपको हाइड्रोजन ग्रुप में इन चारों का नाम आपको याद रखना है। तो भाई, तो ये फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपसे जो है सवाल इन्हीं चारों में से बेसिकली आपसे पूछा जाएगा। तो आप देख लीजिए, इसमें आपका ब्रोमीन, बी आर का ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है
ब्रोमीन दिया हुआ है। इस तरह से निम्न हाइड्रोजन हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा भी, वह हो जाएगा हमारा ब्रोमीन। होप क्योंकि आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10 कह रहा है कि दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। तो आप बच्चों जाकर देखो, अब पीरियोडिक टेबल उठाओ और देखो कि दूसरे आवर्त में जो है आपको 8 तत्व नजर आएंगे। दूसरे आवर्त में जो है 8 तत्व नजर आएंगे। ठीक है, आप इस किताब में देख सकते हो पीरियोडिक टेबल। अगर आपके पास नहीं है पीरियोडिक टेबल, अगर आपके पास नहीं है तो आप जो इस किताब में देख सकते हो पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या 12 है, उसकी संयोजकता कितनी। तो क्या 12 तत्व का परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या कितना 12, यानी कि 12 पे क्या होता है जी, तो mg होता है। क्या mg होता है, mg होता है। तो अब इसको थोड़ा सा हम भरते हैं इसके कक्ष में। क्या होता है, के एल एम और एन। ठीक है, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों, तो वो आते हैं 2, और एल में 8, इसमें 8, इसमें 8, ऐसे है ना। तो देखो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है और इसको जो है हमें भरना है इन सभी में। तो क्या हो जाएगा, 2 8 10 और 10, ये हो गया 12। अब ये जो है mg अपने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों को फुलफिल करने के लिए क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे को दे देता है, यहाँ से दे देता है। इसलिए जो है यह जितना इलेक्ट्रॉन देता है किसी और को, वही जो है इसकी संयोजकता हो जाती है, यानी इसकी कितनी संयोजकता हो जाएगी, क्या 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर संयोजकता, ऊपर से नीचे संयोजकता कैसे परिवर्तित होती है, यानी कि ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो संयोजकता जो है समान रहती है, कोई इसमें बदलाव नहीं आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट तरह की परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर किस प्रकार बदलती है। तो परमाणु त्रिज्या जो है आपका ऑप्शन है बढ़ती जाती है, घटती जाती है, समान रहती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा घटती जाती है। जब हम बाईं से दाईं ओर है ना एलएचएस से जो है, एलएचएस से जो है आरएचएस राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं तो परमाणु की त्रिज्या जो है क्या होती है, घटती जाती है। क्या होती है, त्रिज्या घटती जाती है। फिर है त्रिज्या घटती जाती है। पीरियोडिक टेबल को आप उठा के देखो, उसमें जितनी आप दाईं साइड की ओर बढ़ते जाओगे त्रिज्याएं जो है कम होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर तत्वों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है कैसे बदलती है, मतलब किस प्रकार बदलती है। तो ऑप्शन है आपके पास बढ़ती जाती है, ऑप्शन बी बदल जाती है, ऑप्शन सी समान रहती है, और ऑप्शन डी जो है कोई क्रम नहीं होता है। तो ये जो है आपको जो है ऊपर से नीचे जब बढ़ते हैं तो तत्वों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है वह बढ़ते जाती है। क्या होती है, तो बढ़ते जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। तो ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत जो है आपको हो जाएगा आपको सौर ऊर्जा नहीं होगा, भूतापीय ऊर्जा नहीं होगा, पवन ऊर्जा नहीं होगा, तो कोयला जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वातावरण में क्या है बच्चों, वातावरण में कह रहे कि वातावरण में डाले गए दूषित पदार्थ क्या कहलाता है। वातावरण में डाले गए दूषित पदार्थ जो है प्रदूषक कहलाता है। क्या कहलाता है भी, प्रदूषक। यही प्रदूषण को फैलाता है ना, ये प्रदूषक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरह की प्राकृतिक साधनों का कैसे उपयोग होना चाहिए। देखिए इसका जो है उपयोग जो है विवेक पूर्वक होना चाहिए, यानी इतना ही जितना से हमारा काम चल जाए। ठीक है, हाँ ज्यादा उसका बर्बादी नहीं करनी चाहिए, है ना। ज्यादा अपना फायदा सोचकर किसी का किसी प्रकार प्राकृतिक संसाधन को खर्च नहीं करना चाहिए, विवेक पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, विवेक पूर्वक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि कोयला और पेट्रोलियम निम्न में से क्या है, कोयला और पेट्रोलियम निम्न में से क्या है। तो कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन। ठीक है, आगे कह रहा है कि नवीकरणीय ईंधन, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ईंधन, इनमें कोई नहीं।
तो इसका कोयला और पेट्रोलियम निम्न में से क्या है? वो है एक जीवाश्म ईंधन। क्या है बच्चों? सर ये है एक हमारा जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था भाई? तो उद्देश्य था कि पेड़ों की कटाई को रोकना। पेड़ों से चिपकना उसका उद्देश्य नहीं था। पेड़ों से चिपकना उसको उद्देश्य नहीं था। पेड़ों को काटना उसका उद्देश्य नहीं था। पेड़ लगाना भी उद्देश्य नहीं था। पेड़ जो लगे हुए हैं उनको कटाई से बचाना उसका उद्देश्य था। इसीलिए जो है पेड़ों से जो है लोग चिपक जाते थे और कहते थे कि अगर आप पेड़ को काटना चाहते हो तो ये पहले काटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जान की बाजी लगाने वाली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है अमृता देवी बिनोई। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास मेनका गांधी। ऑप्शन नंबर सी फूलन देवी। में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृता देवी बिनोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भरतपुर पक्षी बिहार किस राज्य में है? देखिए ये एक नाम है भरतपुर पक्षी बिहार। यह जो है आपको जो है राजस्थान में है। आपको जो ये देखने को कहाँ मिलता है? राजस्थान में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बर्बाद हुए जल की क्षतिपूर्ति के लिए निम्न कौन सी प्रक्रिया अपनाई? सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बर्बाद हुए जंगल को क्षतिपूर्ति के लिए निम्न में से कौन सा प्रक्रिया अपनाई जाती है? देखो क्या क्या जाता है कि उस समय जो है जो फॉरेस्ट कटते हैं उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। यानी पेड़ों की कटाई को हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। आप पेड़ों को लगा करके जो है हम उसका समाधान कर सकते हैं। तो पेड़ों को लगाना जो है कहलाता है एफॉरेस्टेशन। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कह रहा है कि कह रहा है कि वर्षा के जल का संचय करने की विधि है। वर्षा के जल को संचय करने की विधि जो होती है कहलाती है जल हार्वेस्टिंग। क्या कहलाती है? जल हार्वेस्टिंग। जल प्रदूषण नहीं कहलाती है, जल जमाव नहीं कहलाती है, जल क्रीड़ा नहीं कहलाती है, तो जल हार्वेस्टिंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारत स्टेज 2 क्या है? स्टेज 2 जो है वह है हमारा जो है एक मोटर गाड़ियों के उत्सर्जन से संबंधित मानक है। एक मतलब पैमाना है। ठीक है, मोटर गाड़ियों के उत्सर्जन से संबंधित। ठीक है, मोटर गाड़ियां क्या क्या उत्सर्जित करती हैं इससे जो है संबंधित एक स्टेज है जिसको हम कहते हैं स्टेज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25 कह रहे निम्न में कौन जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? जैव विविधता का हॉटस्पॉट जो है हम कहते हैं किसको? वन को कहते हैं, वन को। ठीक है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट वन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। वह था परमाणु क्रमांक। क्या था बच्चों? परमाणु क्रमांक। ठीक है, सॉरी इसका आंसर जो है ये परमाणु क्रमांक जो है क्या गलत हो जाएगा? परमाणु भार। वह जो है ना कि एटॉमिक मास के पर जो है अपना मतलब कि वर्गीकरण का आधार रखे थे मेंडलीफ ने। ठीक है, मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो है परमाणु भार पर है, जबकि जो है आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर है। ठीक है, आधुनिक ये क्या हो जाएगा? आधुनिक। क्या हो जाएगा? आधुनिक। ठीक है, जबकि जो है मेंडलीफ का परमाणु वर्गीकरण जो है तत्वों का वर्गीकरण जो है परमाणु भार के आधार पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी परमाणु क्रमांक। क्या हो जाएगा बच्चों? परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 28 आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को कहते हैं, उदग्र स्तंभ को हम कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। क्षितिज को हम बोलते हैं क्या? क्षितिज को हम बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? क्षितिज को हम जो अ, होती है उसको हम बोलते हैं आवर्त, और जो उदग्र होता है उसको हम बोलते हैं वर्ग। क्या होता है? उदग्र जो होता है, उदग्र उसको हम बोलते हैं
वर्ग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कह रहे कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो आवर्त सारणी का तीसरा आवर्त अगर आप जाकर देखो, उसमें जो है पीरियोडिक टेबल उठा लो और उठा करके देखो, वहां पे जो है आपको आवर्त सारणी के तीसरा आवर्त में जो है तत्वों की संख्या 8 नजर आएगी, तत्वों 8 नजर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण धर्म, सॉरी, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होता है। तो वह होता है आपके परमाणु के भार के आवर्त फलन होता है, आवर्त फलन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कह रहा है कि आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त के अंतिम सदस्य होता है। तो आप आवर्त सारणी को अगर देखोगे, का आवर्त का अंतिम आवर्त जो है ना, अंतिम सदस्य किसी भी आवर्त का, इस लाइन में आपको अंतिम आवर्त मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको होता है अक्रिय गैस, अक्रिय गैस का ग्रुप होता है। क्या होता है? अक्रिय गैस का ग्रुप होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, तेरा निम्नलिखित आवर्तों में से किसमें 18 तत्व होते हैं? तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप आवर्त सारणी को उठाकर देखोगे, तो 18 तत्व जो है आपको आपको जो है अ, आपको जो है चौथे चौथे में आपको पीरियोडिक टेबल उठा के देखो अगर, तो आपको जो है चौथे चतुर्थ वाले आवर्त में है अ, निम्न आवर्त। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक, पहले हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से निम्नलिखित आवर्तों में से किसमें 18 तत्व होते हैं? तो चौथे आवर्त को अगर आप देखोगे तो उसमें है तत्वों की संख्या 18 होती है। चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या 18 होती है। टेबल सामने रखो, फिर चैप्टर को सॉल्व करो, बहुत इजीली सॉल्व होगा। लेकिन हाँ, इसको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में हम टेबल नहीं लेके जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि आवर्त सारणी का कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? आवर्त सारणी का कौन सा आवर्त जो है अभी तक अधूरा है? तो वह है 7वां आवर्त जो है अभी तक अधूरा है। तो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 34 में आवर्त सारणी का कौन सा आवर्त दीर्घतम आवर्त है? तो आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त जो है वह है हमारा छठा आवर्त, ठीक है। अगर आप गौर से पीरियोडिक टेबल को देखो, का जो छठा आवर्त होगा, अर्थात यहाँ पे छठा जो आवर्त होगा आपका, ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने आवर्त नंबर क्या है ना, जो है आपको ऐसे एलिमेंट भरे गए होंगे, ठीक है, जिसमें अगर आप देखो तो आप देखोगे तो 57 के बाद जो है एक ही बार आपको 72 दिया गया होगा, है ना, परमाणु क्रमांक। और इसके पीरियोडिक टेबल के नीचे देखोगे, एक बॉक्स में जो है दिया होगा जिसमें आपको दिखा रहा होगा 57 बाद 58 टू 71, 58 71। तो ये जो है, ये तत्व जो भी होंगे ये भी जो है आपको आवर्त छठे आवर्त के ही सदस्य हैं, ठीक है। इसलिए जो है सबसे बड़ा आवर्त जो है छठा आवर्त होता है। होप कि क्लियर है। आप पीरियोडिक टेबल को उठा के देख लेना, डाउट क्लियर हो जाएगा। कमेंट में बताओगे। मैं पीरियोडिक टेबल को जो है एकदम पीरियोडिक टेबल को ही लेकर जो है एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें टोटली टेबल में होने वाली सारी बातें उसमें डिस्कस की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कह रहा है कि अ, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त को छोड़कर प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। प्रथम सदस्य जो है किसी भी आवर्त के प्रथम आवर्त को छोड़कर प्रत्येक प्रथम सदस्य जो है वह होता है एक हमारा, वह क्षार होता है। क्या होता है? क्षार प्रवृत्ति के धातु होता है, ठीक है। क्षार धातु होता है, क्षार पार्थिव। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा, वह हो जाएगा एक क्षार धातु होता है। क्या होता है भाई? क्षार धातु होता है, ठीक है, पार्थिव धातु नहीं होता है, वह क्षार धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36
है आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त क्या है? तो सबसे छोटा आवर्त जो है आपको पहला आवर्त है, जिसमें केवल और केवल 2 ही सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि अक्रिय गैस उपस्थित है आवर्त सारणी के किस वर्ग में? तो 8वें वर्ग में। भाई तो 8वें वर्ग, सॉरी 18वें वर्ग में, 8वें वर्ग में नहीं, 18वें वर्ग में जो है आपका आवर्त सारणी के अक्रिय गैस 18वें वर्ग यानी अंतिम वर्ग में जो है वह होते हैं अक्रिय गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में तत्वों के निम्नलिखित में से कौन सा गुण समान होता है? आवर्त सारणी के किसी वर्ग में तत्वों के निम्न कौन सा गुण समान होता है? तो वह जो है आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कक्षा की संख्या। ठीक है, कक्षा की संख्या जो है वह एकदम जो है समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 आवर्त सारणी में आवर्त में तत्वों के निम्नलिखित में से किसी आवर्त में तत्वों में से कौन सा गुण जो है समान होता है? क्योंकि आवर्त सारणी की आवर्त में तत्वों के निम्नलिखित कौन सा गुण जो है समान होता है? ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या? कक्षा की संख्या। ठीक है, कक्षा की संख्या। क्वेश्चन जरा निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे छोटा होता है? तो सबसे छोटा आकार जो है हम कहें तो धन आयन, थोड़ा सा देख ले। धन आयन जो होता है, धन ऋणायन के बारे में हम पहले समझ। ठीक है, तो धनायन जो होते हैं वह जो है परमाणु त्रिज्या के या परमाणु के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, यानी कि आकार अगर धनायन है का आकार जो है क्या होगा कि अगर धनायन जितना ही ज्यादा चार्ज है उतना ही जो है वस्तु का आकार छोटा होगा, और जितना ही आकार छोटा होगा उतना ही जो है धन अधिक होगी। ठीक है, अगर ऋण आयन की मैं बात करूं तो ऋण आयन जो होते हैं, ऋण आयन यह जो है ऋणायन जो है ऋणायन जो है आपके समानुपाती होते हैं किसके? तो परमाणु के आकार के, ना, परमाणु के आकार के जो है यह समानुपाती होते हैं। उतना ही ऋणायन परमाणु का आकार बड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो सबसे क्या होगा भाई, तो जिसका देखिए तो सबका आकार बराबर ही नहीं हो सकता है। अगर ऋण आयन होगा तो परमाणु की आकार बड़ी होगी। अगर सोडियम का परमाणु है, कोई चार्ज नहीं है, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। अर्थात अगर सोडियम पर धन आयन है, यानी सोडियम हम जानते हैं एन प्लस होता है, तो +1 चार्ज है, यानी इसका आकार जो है छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है कि सोडियम ब्लॉक का तत्व है। तो सोडियम जो है हमारा एस ब्लॉक का तत्व है, याद रखोगे। सोडियम जो है हमारा क्या है बच्चों? तो एस ब्लॉक का तत्व है। तो होप कि आपको ये बातें समझ। 41 क्वेश्चन जो है आप इसको जिस तरह से भी, लेकिन जो है आप इसको कंप्लीटली रिमेम्बर कर लो कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, आप जो है इसको झिझक एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन को कंप्लीट। और आप एक चीज मैं आपको बताऊं, आप देख रहे होंगे टाइमर हमारा जरूर क्या है। तो एक समय पे बीच हम टाइमर महाराज के आप वीडियो रिकॉर्ड करना ही रोके हुए थे, इसके कारण टाइमर महाराज को भी रोक दिए, जिसके कारण अभी तक जो है वो पड़े रह गए हैं, और जो है वह क्लोज भी हो। तो उससे कोई बात नहीं, अप्रोक्स हम लोगों ने 25 के अंडर में जो है हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए।